हेलो दोस्तों। आज हम जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। पहले लेक्चर में हमने टाइप 1 के फिजिकल जियोग्राफी के 55 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। इसमें 55 क्वेश्चन थे, किरण पब्लिकेशन की बुक थी, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज हम टाइप 2 करके जाएंगे यहाँ से, और उसमें से हम पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में करेंगे बचे हुए। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन दिया है, यह देशांतर रेखा 180 के अनुरूप होती है। दूसरा लिखा है, यह एक सीधी रेखा है। तीसरा, यह एक बड़ा वृत्तचाप होती है। और चौथा ऑप्शन दिया है, यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये हमने एक मैप लगाया है, और इस मैप में आपको एक ये लाइन दिख रही होगी, रेड रेड टेढ़ी मेढ़ी सी, यही है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए, ऊपर लिखा भी है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस तरफ ये देखिए अलास्का है, अमेरिका का हिस्सा, और इस तरफ ये रसिया है। इस रेखा को आखिरकार यहीं से क्यों गुजारा गया। दूसरी जगह से भी लाया जा सकता था, लेकिन इसको ऐसी जगह से लेकर के जाया गया जहाँ से ये किसी देश के ऊपर से क्रॉस ना करे, ताकि आधा देश में दूसरी डेट हो और आधे देश में दूसरी डेट हो। इस चीज़ से बचने के लिए इसको एक ऐसी जगह से लेकर के जाया गया जहाँ पे किसी भी देश के ऊपर से ना गुजरे, ताकि उसी देश में दो दो डेट ना हो। तो इसको इसीलिए टेढ़ी मेढ़ी करना पड़ा, ताकि जो भी देश इसके बीच रास्ते में आता था उसे हमें अलग करना पड़ता है यहाँ से, इसलिए इसे टेढ़ी मेढ़ी बनाया गया। ठीक है, तो हम इसका कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। इसको ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा। यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो ये 5वां भाग रेगिस्तान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो आपको पता ही होगा, सूर्य और चंद्रमा के कारण। तो किस ऑप्शन में है, पृथ्वी पर सूरज और चंद्रमा के कारण, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, एक ही समय में कंपन करने वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। क्या कह लेते हैं उस रेखा को। तो इसको कहते हैं सह भूकंप रेखाएं। क्या बोलते हैं, सह भूकंप रेखाएं, होमोसिस्मल लाइंस। होमोसिस्मल लाइंस, होमो का मतलब है सेम। ठीक है, तो यहीं से बना है, रूट वर्ड से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, किसका मिलान गलत किया गया है। तो हमें इसमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो इसमें पहले ऑप्शन में देखिए लिखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश। फिर मकर रेखा, देखिए इसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे शायद मैप लगाया है। हाँ, देखिए यहाँ पे मैप लगा है। ये हमारी जो जहाँ पे मैं रेड रेड कर रहा हूँ, ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा। ठीक है, या इसी को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये तो 0 डिग्री अक्षांश, 3 नाम है इसके। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर देखिए जहाँ पे मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और नीचे मैं यहाँ पे रेड से कर रहा हूँ, देखिए नीचे जो कर रहा हूँ, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। अब ऊपर आप और देखिए, यहाँ पर ये एक लाइन है, यहाँ पर जो लाइन है ये है, क्या है, उत्तरी वृत्त। उत्तरी वृत्त में 66.5 डिग्री, इसको 66.5 डिग्री अक्षांश है। और नीचे दक्षिण की तरफ आप देखिए, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। अब हमें क्वेश्चन नंबर पे अपने चलते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था, कौन सा ऑप्शन गलत है, ये देखना था वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में 5 में दिखा है कि मकर रेखा, मकर रेखा 66.5 डिग्री अक्षांश। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है, 66.5 डिग्री में नहीं है। फिर तीसरा नंबर ऑप्शन में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय रेखा वो 180 के जो देशांतर रेखा आती है उसके आसपास है, लेकिन उसके जैसे सीधी नहीं है, टेढ़ी रेखा है। फिर इसके बाद लिखा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री अक्षांश। तो ये हमारा ऑप्शन सही है।
लेकिन इसमें हमसे गलत वाला पूछा था, तो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये जो विकल्प हैं वो दिए गए हैं, और गलत के लिए हमसे बोला था, तो विकल्प 2 और 3 गलत हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ देखते हैं। इसमें लिखा है जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्म विज्ञान में फॉसिल्स का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? फॉसिल्स का अध्ययन होता है। फॉसिल्स का मतलब मारे जीव। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए लिखा है विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं शरतकालीन विषुव। क्या बोलते हैं? शरतकालीन विषुव। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए एक मैप लगाया है, और इस मैप में समझने का प्रयास करेंगे आप। देखिए इसको समझने से पहले ऊपर वाले को समझते हैं। देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। मान के चलिए हमारी पृथ्वी एक ऐसी सीधी होती, तो ऐसी सीधी नहीं है, ये ऐसी इस तरीके से है। ठीक है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अब इसी को हमें समझना है कि इस पे दिन रात और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो दिन रात तो हमारी जो सूरज के चारों तरफ अपने घूर्णन पे, अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है उसके कारण होते हैं। लेकिन हमारे जो मौसम में बदलाव होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, वो क्यों हो जाता है? तो इसको समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ये हमारा ये साउथ पोल है, और ये हमारा नॉर्थ पोल है इधर। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ रेखाएं बनाई गई हैं, ये जो रेड कलर की हैं, रेड कलर की जो रेखाएं बनाई गई हैं, इसमें आप ये देखने का प्रयास करिए कि ये जो साउथ वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ वाला है जो हिस्सा है, यहाँ पर देखिए पूरी लाइट इस नॉर्थ वाले हिस्से में नहीं पड़ रही है। इस नॉर्थ वाले हिस्से में लाइट नहीं पड़ रही है, लेकिन यहीं पर आप ये साउथ वाला हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर लाइट पड़ रही है। जो सूरज की रेखाएं दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं, तो वो यहाँ पे पड़ रही हैं। अब यहाँ पे रेखाएं पड़ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि साउथ पोल में अभी लाइट पड़ रही है, मतलब साउथ पोल के लोगों को प्रकाश मिल रहा होगा, है ना। यहाँ पे वैसे कोई रहता नहीं है, मतलब साउथ पोल में एक प्रकाश पड़ रहा होगा, लेकिन नॉर्थ पोल में इस समय प्रकाश नहीं पड़ रहा है। मतलब नॉर्थ पोल में नॉर्थ की तरफ जो है तो प्रकाश कम पड़ रहा है। इसका मतलब नॉर्थ की तरफ क्या होगी? इस समय सर्दी होगी। क्या पड़ेगी? इस समय सर्दी पड़ेगी। और इसी के विपरीत हम दूसरे चित्र में देखें इस तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा नॉर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है। नॉर्थ पोल में हमारा बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन साउथ में देखेंगे ये पूरा साउथ जो है, यहाँ पे कोई भी प्रकाश की रेखाएं नहीं दिखाई गई हैं, तो यहाँ पे प्रकाश की किरण नहीं पड़ रही है। मतलब इस समय साउथ पोल में ठंडी पड़ रही है, और इस समय नॉर्थ पोल में गर्मी पड़ रही है। इस समय नॉर्थ पोल में गर्मी, साउथ पोल में ठंडी, और दूसरी तरफ इधर नॉर्थ पोल में इस समय ठंडी और इस समय गर्मी साउथ पोल में। ठीक है, तो इसी को आप समझना है आपको। अभी इसके नीचे हम दूसरे मैप में देखते हैं, यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए दूसरे मैप में यही सेम चीज़ बताई गई है। देखिए ये जो डार्क दिख रहा है, तो इधर अंधेरा है, और दूसरी तरफ जो लाइट दिख रहा है, इधर उजाला है। अब इस उजाले में देखिए आप, यहाँ पे मैं थोड़ा इसे और जूम करता हूँ जी। देखिए अब यहाँ पे इस साउथ पोल में हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन नॉर्थ पोल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें अंधेरा दिख रहा है। अब नॉर्थ पोल में यदि हमें इस समय अंधेरा दिख रहा है, मतलब कि अभी नॉर्थ पोल में 2 से 3 महीने 4 महीने तक लगभग यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी। ठीक है ना, क्या नहीं? सीधी नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पर क्या होगी? सर्दी होगी। क्या होगी? सर्दी होगी। जबकि साउथ पोल में इस समय गर्मी पड़ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे यहाँ पे देखिए, जब ये पृथ्वी और मूव करती चली जाएगी, तो हमारी पृथ्वी में यहाँ पे 21 मार्च के आसपास जो सूरज की जो रोशनी होंगी वो भूमध्य रेखा पर, ये जो बीच वाली लाइन है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी? सीधी पड़ेंगी। ठीक है, तो जब सीधी पड़ेंगी भूमध्य रेखा पर, बीच वाली रेखा पर सीधी रेखाएं पड़ेंगी, तो उस समय
नॉर्थ और साउथ दोनों पोल में दिन और रात बराबर होंगे, मतलब गर्मी भी दोनों पोलों में बराबर होगी लगभग, ठीक है। और इसके आगे जब हम देखेंगे इस मैप को, तो जब अर्थ और रोटेट करके आएगी तो अर्थ हमारी, क्योंकि जब 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण अब वो ये परमानेंट झुकी तो ऐसे ही रहेगी बस, लेकिन राउंड करती रहेगी, सूरज की चक्कर लगाती रहेगी। अब इसमें देखिए नॉर्थ पोल में प्रकाश पहुंच रहा है, साउथ पोल में प्रकाश नहीं पहुंच रहा, मतलब इस समय नॉर्थ पोल में गर्मी है और साउथ पोल में ठंडी है, ठीक है। अब इसके आगे यदि हम देखते हैं तो जब पृथ्वी और घूमते हुए आएगी तो यहाँ पर देखिए इस जगह में 23 सितंबर को अब क्या होगा, 23 सितंबर को सूरज की जो रेखाएं हैं तो वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी, तो इस समय फिर से दोबारा पूरी पृथ्वी में दिन और रात बराबर होंगे। तो हमारा क्वेश्चन इसी से संबंधित था, मैंने यहाँ पे आपको संक्षिप्त में ये चीज़ समझाने का प्रयास किया। अब यदि विस्तार में समझना है तो उसके लिए फिर अलग से इसमें लेक्चर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 लिखा था कि विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या बोलते हैं, तो शरतकालीन विषुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, शरतकालीन विषुव कहते हैं। यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं, मैं देखिए यहाँ पे 23 सितंबर ये नीचे वाले की बात है कर रहा है कि 23 सितंबर को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शरतकालीन विषुव। क्या बोलते हैं, शरतकालीन विषुव। विषुव का मतलब होता है कि सूरज का विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री अक्षांश पर यानी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना, ठीक है, सीधे उसकी प्रकाश की किरणें पड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है, तो ये होता है डिक्लिनेशन समक्रांतिक। क्या होता है, समक्रांतिक। इसके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप से बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे एक अर्थ बनाया, ठीक है, और ये हमारा है भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। अब यदि हम इसको पृथ्वी को यदि जर्नली हम देखने का प्रयास करें तो हम ऐसे ही इसको मानेंगे कि सीधी रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आई हैं जो देशांतर हैं, लेकिन ये झुके होने के कारण हमेशा हमें कैसी दिखाई देती हैं, इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो कोण बन रहे हैं बीच में, इन्हीं के बारे में है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी को समक्रांतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समक्रांतिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। तो जैसे देखिए प्रकृति ने जो चीज़ें निर्माण कर दी है और जो मानव ने जो चीज़ें निर्माण कर दी हैं तो क्या होंगी, स्थलाकृति। मान के चलिए मानव ने क्या बनाई, बड़ी बड़ी ऊंची मूर्तियां बना दी, कुछ ऐसे चीज़ें बना दी तो वो स्थलाकृति में आएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में लिखा है कि कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। तो कौन सी रेखा मतलब दो देशों के बीच में सीमा नहीं बनाती है, वो बात बता रहे हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है ये कोई सीमा रेखा नहीं है किसी देश की, ये दिनांक रेखा, ठीक है। बाकी ये जो रेड क्लिफ, डूरंड, मैकमोहन सभी ये भारत के साथ सीमा बनाती हैं अलग अलग देशों के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नेपाल। अब इसको थोड़ा सा आपको मैप यदि आपके माइंड में है तो इससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसको आप मैप अपने माइंड में देखिए, मैप अपने आप सामने दीवार में लगाइए और उसमें देखिए तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि नेपाल से नहीं जाती है, क्योंकि नेपाल देखिए भारत के ऊपर की तरफ पड़ जाता है और जो कर्क रेखा है तो भारत के बीचों बीच से जाती है, तो जाहिर सी बात है कि नेपाल से नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि कौन सी नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। तो ये जो युग है आप इसको याद रखेंगे कि जो नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है, मतलब ये भूवैज्ञानिक युग क्या है, जो हमारी अर्थ है वो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से कैसे कैसे बदलाव हुआ उसकी बात हो रही है। तो जो हमारा जो सबसे नया है वो है क्रिटेशियन, और उससे पुराना है जुरासिक, और उससे पुराना है ट्रियोसिक, और उससे पुराना है क्या, परमियन। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नवीनतम पूछा है तो नवीनतम के लिए हमारा हो जाएगा क्रूटेशियस। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, भूकंप को यह भी कहा जाता है, मतलब भूकंप को और क्या कहते हैं, तो भूकंप को कंपन बोलते हैं, ट्रेमर बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर हमारा 2 नंबर का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी हुई है। तो अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी हुई है, तो आग्नेय शैलों से बनी हुई है, आग्नेय चट्टानों से। इसका अर्थ ये है कि जब हमारे लावा वावा
निकलते हैं बहुत ज़्यादा तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं और उसी से हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में यानी भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आग्नेय लिखा है वहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है भूकंप का कारण क्या है। तो टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट का मतलब होता है कि प्लेटों का टकराना। ठीक है, इस महाद्वीप में जो हमारी प्लेटें हैं, आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कई सारी प्लेटें हैं जो आपस में टकराती रहती हैं। ठीक है, तो उनके कारण भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, जैसे यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस तरीके से बहुत सारी प्लेटें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है अपने अक्ष पर पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने समय में, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। तो कहाँ पर होंगे ये, अभी ये आपको पता चल चुका होगा, भूमध्य रेखा के पास दिन और रात बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा पृथ्वी की घंटे की अवधारणा कब और कहाँ से शुरू हुई। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्या हुआ कि वहाँ पर एक बैठक बुलाई गई। अब वहाँ पे बैठक में ये डिसाइड किया गया कि जैसे प्रकाश मतलब लाइट बहुत ज़्यादा यूज होती है लोगों के बीच में, लाइट बहुत ज़्यादा यूज होने के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण है तो वो भी बढ़ता है। लाइट के कारण बहुत सारे हमारे छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें नुकसान होता है, उनकी संख्या घटती जा रही है, जिससे हमारे लगातार प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो वहाँ पर एक निर्णय लिया गया था कि 7 से 8:30 के बीच में लगभग 1 घंटे तक लाइट बंद करना है, लाइट को बंद रखना है। यही यहाँ पर निर्णय हुआ था और इसी जो निर्णय हुआ था तो इसी को बोलते हैं पृथ्वी घंटे की अवधारणा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। विश्व के कितने धरातल में पानी है। विश्व के कितने हिस्से में, तो 70% हिस्से में लगभग पानी है। फिर मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय, देखिए जो समुद्र है, जो सागर हैं, तो वो क्या है, खारे पानी है। तो मीठे पानी के लिए सबसे बड़ा जो हमारा जलाशय है वो क्या है, ग्लेशियर है। क्या है, ग्लेशियर है। इसमें फिर आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है। यदि हम यहाँ पे अर्थ बनाएं और अर्थ में इस तरीके से अक्षांश रेखाएं बनाएं और ऊपर से नीचे की तरफ हम देशांतर रेखाएं बनाएं, तो इसी की बात कर रहा है कि इनके जो रेखाएं बनने से जो एक जाल की तरह बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसको ग्रिड तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड तंत्र बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम 22 की तरफ देखते हैं क्या लिखा है। खाली स्थान लिखा है पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत है हमारी क्रस्ट। क्या है, क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली जो परत है उसी को सबसे पतली परत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पतली परत ऊपर वाली है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। यदि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाए, आप ऐसी कल्पना करें तो जितना भी वायुमंडल है, जो हमारी गैसें हो, सब बाहर की ओर बिखर जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर आतापन की राशि निर्भर करती है। किस बात पर, मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि जब हमारी पृथ्वी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, मतलब जो प्रकाश पड़ता है, तो वो किस बात पर निर्भर करता है कि किसी स्थान का जो तापमान होगा कितना होगा। तो क्या वहाँ के मौसम पर, क्या वहाँ के देशांतर रेखाओं पर, अक्षांश रेखाओं पर, या ऊंचाई पर। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, वहाँ के अक्षांश पर। इसको थोड़ा सा फिर से मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस मैप में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, जब हमारा सूरज ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के बीच में, भूमध्य रेखा से और कर्क और मकर रेखा के बीच में, मतलब कर्क से और मकर के बीच में ही जो सूरज की जो रोशनी है तो वो सीधी पड़ सकती है। इसके ऊपर और इसके नीचे पृथ्वी में कभी भी सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है। ठीक है ना, सूरज की जो रोशनी है कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं। यहाँ से इसी के बीच में हमारी सीधी रेखाएं पड़ेंगी। तो ये किस बात पर निर्भर कर रहा है, अक्षांश रेखाओं पर। किस बात पर, अक्षांश रेखाओं पर। ये ऊपर भी अक्षांश रेखा हैं और नीचे भी अक्षांश रेखा हैं, लेकिन यहाँ पे जो अक्षांश रेखा हैं
इन रेखाओं पर हमारी इस जो सूरज की रोशनी है वो सीधी पड़ जाती है, और ऊपर वाली अक्षांश रेखाओं पर हमारी रोशनी सीधी नहीं पड़ती है सूरज की। तो इन पे इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या बोलते हैं? तो इसको मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। जब ये पृथ्वी के अंदर होता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं, और जब ये बाहर निकल के आता है तो इसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और फिर जब लावा ठंडा हो जाता है तो फिर ये हमारी चट्टानें बन जाती हैं, आग्नेय चट्टान इत्यादि। ठीक है, आग्नेय चट्टान, फिर इसके बाद अवसादी चट्टानें, ये क्रम है, इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए प्रीवियस ईयर के। अब इसके आगे हम नेक्स्ट डे में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।